अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लिनिकल फार्मेसी का लास्ट टॉपिक आज के सिलेबस का, जिसका नाम है हमारे पास फार्माकोविजिलेंस। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस के अंदर हम क्या चीज़ मॉनिटर करते हैं, उसे कैसे रिपोर्ट करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। सही है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है। फार्माकोविजिलेंस का मतलब है कि हम किसी भी ड्रग की सेफ्टी को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। कब मॉनिटर करते हैं? जब उसकी क्लिनिकल ट्रायल की फेजेस क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं और वो पोस्ट मार्केट पीरियड के अंदर आता है, तो हम क्या करते हैं, रियल डेटा को कैप्चर करते हैं और एडवर्स रिएक्शन अगर कोई हो रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जिसे हम किस हेडिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं, प्री एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को मॉनिटर करना। रियल वर्ल्ड डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं रियल वर्ल्ड डेटा को, जिसके अंदर हम पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रिपोर्ट देखते हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस डेटा को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं क्या, ड्रग रिलेटेड रिस्क को। सही है। इसके बाद आता है हमारे पास डाइवर्स डेटा सोर्स। डाइवर्स डेटा सोर्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो फार्माकोविजिलेंस है ये हमारे पास इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को वेरियस सोर्सेज से, जिसके अंदर हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स आती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं, लिटरेचर रिव्यू आता है या डेटाबेस आता है। यानी इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक डाइवर्स डेटा को गैदर करते हैं। रिस्क असेसमेंट एंड बेनिफिट रिस्क इवैल्यूएशन। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर इवैल्यूएट करते हैं कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं किसी मेडिसिन का किसी भी रिस्क के खिलाफ। सही है। और हम ये इन्फॉर्म करेंगे किसको, रेगुलेटरी डिसीजन और गाइडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बताएंगे कि इस मेडिसिन को लेने से, हम इस मेडिकेशन को लेने से हम क्या चीज़ इवैल्यूएट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। कम्युनिकेशन और एजुकेशन का मतलब क्या है कि फार्माकोविजिलेंस का एम क्या है कि वो प्रमोट करे अंडरस्टैंडिंग को, इफेक्टिवनेस को और कम्युनिकेशन को अबाउट द ड्रग सेफ्टी, यानी लोगों के अंदर ड्रग सेफ्टी को क्या करे, प्रमोट करे, ट्रेन करे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और इन्फॉर्म करे किसको, पब्लिक को। सही है। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी सपोर्ट। पॉलिसी के अंदर क्या आता है कि हमारे पास ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई जाएं या इन्फ्लुएंसिंग बॉडीज़, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ बनाई जाएं जो कि इंश्योर करें कि सेफ़ और इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को मॉनिटर करना, चेक करना, किसी भी ड्रग को। सही है, फार्मा में ड्रग हो गया ना, ड्रग की सेफ्टी को देखते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इज़ अ प्रोसेस एंड द साइंस ऑफ मॉनिटरिंग सेफ्टी। हम क्या करते हैं, सेफ्टी को मॉनिटर करते हैं, किसकी सेफ्टी को, मेडिसिन की, और एक्शन लेते रहते हैं और रिड्यूस करते हैं रिस्क को और इंक्रीज़ करते हैं बेनिफिट ऑफ मेडिसिन को। सही है। इट इज़ अ की पब्लिक हेल्थ फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, की है किसका, पब्लिक हेल्थ के फंक्शन का। इसका पर्पज़ क्या होता है कि हम डिटेक्ट करें और असेस करें और अंडरस्टैंड करवाएं और मॉनिटर करें और प्रिवेंट करें किसको, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को या एडवर्स इफेक्ट को। और जितने भी मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें हम क्या करें, डिटेक्ट करें, असेस करें, अंडरस्टैंड करें और मॉनिटर करें और उनकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या लें, स्टेप लें। ऑल मेडिसिन एंड वैक्सीन अंडरगो रिगरस टेस्टिंग फॉर सेफ्टी। हर मेडिसिन जो होती है वो टेस्टिंग के अंदर जाती है फॉर सेफ्टी चेकिंग के लिए, एफिकेसी के लिए। कौन से टेस्ट हम करते हैं उसके लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। कोई भी ड्रग ऑथोराइज होने से पहले क्या फेजेस के अंदर जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। इसका एम क्या है कि अकॉर्डिंग टू WHO फार्माकोविजिलेंस जो है वो परस्यू करता है फॉलोइंग जर्नल ऑब्जेक्टिव को। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इम्प्रूव करता है पेशेंट केयर को, सेफ्टी को और यूज़ ऑफ मेडिकेशन को। ऑल द मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंटरवेंशन की जितनी भी मेडिकल या पैरामेडिकल इंटरवेंशन हो रही है उसे इम्प्रूव करे, उससे पेशेंट की केयर करे और उससे क्या करे, सेफ्टी अपनाए। ये इम्प्रूव करता है पब्लिक हेल्थ को और सेफ्टी को इन द रेशनल ऑफ द यूज़ ऑफ मेडिकल। यानी ये क्या कराएगा, रेशनल यूज़ ऑफ मेडिकेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ये कंट्रीब्यूट करता है असेसमेंट ऑफ बेनिफिट्स, यानी इससे क्या हो, फ़ायदे ज़्यादा हों। हार्म और इफ़ेक्टिवनेस जो अगर ड्रग की कम है तो उसको हम क्या करें, सेव करें और हम क्या करें, उसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाएं। सही है। प्रमोट करें अंडरस्टैंडिंग को, कि जो पेशेंट है, जो पब्लिक है वो ड्रग के बारे में ईजिली अंडरस्टैंड करे
उसको उस ड्रग के बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, उसको उस ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स का पता होना चाहिए, सही है। और पेशेंट और पब्लिक के दरमियान, पब्लिक और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के दरमियान हमारे पास क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रोबस्ट मॉनिटरिंग करते हैं, मिनिमाइज करते हैं रिस्क को, रैपिड डिसीजन मेकिंग करते हैं और ट्रिगर करते हैं एक्शन को इन केस ऑफ सेफ्टी कंसर्न। ड्रग डिस्कवरी है हमारे पास, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया है कि एक ड्रग डिस्कवरी को 12 से 15 ईयर लगते हैं, सही है। इसके अंदर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हम ड्रग को प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं पहले बेसिक रिसर्च के लिए, फिर हम उसे एनिमल मॉडल्स के अंदर एडमिनिस्टर करके क्या करते हैं, उसको उसकी स्टडी को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, जिसके अंदर हम फेजेस पे जाते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फिर हम रेगुलेटरी अप्रूवल कहते हैं कि ड्रग हमारे पास अप्रूव हो गई है, इसे पब्लिक के अंदर लाया जाए या ना लाया जाए। फेज़ 4 के अंदर हम क्या करते हैं, फार्माकोविजिलेंस को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का मतलब क्या है कि हम विजिलेंस करेंगे, कोई भी रिएक्टिव एक्शन तो नहीं हो रहा, प्रोटेक्टिव एक्शन और प्लानिंग करते हैं किसी भी ड्रग के अगेंस्ट। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का जो पीरियड होता है वो कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, ये हम ड्रग के अप्रूवल के बाद कभी भी कर सकते हैं, पेशेंट्स के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली आफ्टर मार्केटिंग, जब भी ड्रग मार्केट होगी उसके फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करेंगे। रिपोर्ट करेंगे जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं उस ड्रग से रिलेटेड, ताकि हम इससे डिटेक्ट कर सकें क्या रेयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन और ऑल्सो न्यू यूज़ ऑफ ड्रग, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फेज़ 5 का। अब आता है हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक रिस्पॉन्स है किसी भी ड्रग का जो कि अनइंटेंडेड होता है, जो कि अक्कर होता है एट डोज नॉर्मली यूज फॉर मैन फॉर प्रोफाइलैक्सिस। अगर कोई बंदा जो है वो कोई भी डोज ले रहा है प्रोफाइलेक्टिकली, डायग्नोस्टिकली या किसी भी थेरेपी ऑफ डिजीज़ के लिए या मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, उस नॉर्मल डोज के ऊपर अगर बंदे के अंदर कोई भी नॉक्शियस या अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स आता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, सही है। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। हमारे पास टाइप्स के अंदर आता है नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ये हमारे पास वेरियस टाइप्स हैं कि इस तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं। टाइफॉइड डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लड और डैमेज विजन हो सकता है, स्किन रैशेस, गैस्ट्रिक पेन एंड एब्डोमेन हो सकता है, सही है। मेन आता है हमारे पास दो तरह की, हम मैनेजमेंट और डोज रिलेटेड रिएक्शन जो होते हैं वो हम दो टाइप्स ऑफ ड्रग रिएक्शन के अंदर डिस्कस करते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, सही है। टाइप ए के अंदर हम क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट डोज रिलेटेड रिएक्शन आर एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल फार्माकोलॉजी ऑफ अ ड्रग। यू मे हेयर दैट द टाइप ए रिएक्शन, जिसे हम क्या नाम देते हैं, टाइप ए रिएक्शन का नाम देते हैं। यानी अगर हमने कोई ड्रग डिज़ाइन की है जिससे ब्लड प्रेशर लो हो हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर, और हम उसकी डोज क्या देते हैं ज़्यादा दे देते हैं, जिससे पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, डोज रिलेटेड रिएक्शन है, सही है। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कि डोज रिलेटेड रिएक्शन जो है वो हम कैसे मैनेज करते हैं। अब जो डोज रिलेटेड रिएक्शन होते हैं वो हम मैनेज करते हैं बाय स्टॉपिंग द ड्रग। पहला हम क्या है कि हम टेम्परेरली या परमानेंटली मेडिसिन को स्टॉप कर दें, सही है। जैसे कि हम सीरियस हेमोरेज इन द पेशेंट टेकिंग वार्फेन, अगर हम कोई पेशेंट है जो वार्फेन ले रहा है तो हम उसे स्टॉप करते हैं तो सीरियस हेमोरेजिक हो जाता है, सही है। रिड्यूसिंग द डोज, हम क्या कर सकते हैं, डोज को रिड्यूस कर सकते हैं। डे टाइम सीडेशन हो रही है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि वो नाइट टाइम में ले ले, सही है। कंटिन्यूइंग द मेडिसिन एंड ट्रीटिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हो सकता है कि हम मेडिसिन तो कंटिन्यू करवाएं और साथ के साथ जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है उसे भी हम क्या करते रहें, कंट्रोल करते रहें। जैसे कि हमारे पास होता है कि कॉन्स्टिपेशन इन अ पेशेंट रिसीविंग मॉर्फिन इज यूजुअली ट्रीटेड विद अ लैक्सेटिव। कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, लैक्सेटिव के थ्रू। अगर किसी को मॉर्फिन से क्या हो जाता है, हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट आर नॉट डोज रिलेटेड आर मोर आइडियोसिंक्रेटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल। जो ड्रग रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं या आइडियोसिंक्रेटिक होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, टाइप बी रिएक्शन का, सही है। आइडियोसिंक्रेसी हमारे पास क्या होता है, एक मोड ऑफ बिहेवियर होता है और द वे ऑफ द पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल।
और एन एबनॉर्मल फिजिकल रिएक्शन बाय एन इंडिविजुअल टू फूड और ड्रग, किसी भी पेशेंट का या किसी भी बंदे का फिजियोलॉजिकल एक्शन होना जब वो कोई अनइंटेंडेड फूड या ड्रग लेता है तो उससे आता है। सही है। इससे क्या होता है, हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन कॉज होता है। एलर्जिक रिएक्शन किसी भी या ड्रग एलर्जी जो होता है वो हमारे पास एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। सही है, किसी भी मेडिसिन के खिलाफ। वॉट एवर इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर और द हर्बल ड्रग, ये हमारे पास हर्बल ड्रग भी हो सकती है, प्रिस्क्राइब ड्रग भी हो सकती है, ओवर द काउंटर ड्रग, किसी भी ड्रग से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। सिम्टम्स की जो रेंज होती है वो माइल्ड हो सकती है, सच एज स्किन रैशेस, या सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एनाफिलैक्सिस रिएक्शन का। द टाइम इट टेक फॉर द सिम्टम्स टू अपेयर वेरी, ये जो सिम्टम्स होते हैं इन्हें अपेयर होने में टाइम लग सकता है, या विद इन द मिनट हो सकते हैं, या घंटे या दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन को अक्कर होने में। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ड्रग रिएक्शन। हमारे पास टाइप्स ऑफ ड्रग रिएक्शन के अंदर टाइप ए और टाइप बी होता है। जो टाइप ए होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इससे प्रोड्यूस होते हैं, एनीवन कैन बी अफेक्टेड बाय, कोई भी बंदा इससे अफेक्ट हो सकता है। अगर ओवरडोज हो जाती है तो इसके अंदर तो लीवर फेलियर होगा पैरासीटामोल से। अगर साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो इसके अंदर नोजिया, हेडेक होगा किसके साथ, मिथाइलजेंथीन के साथ। सेकेंडरी इनडायरेक्ट इफेक्ट के अंदर इससे डायरिया होगा फ्रॉम क्लैविनोइक एसिड से। इंटरेक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, इवेल्युएशन इन सीरम डिजॉक्सिन लेवल विद द एरिथ्रोमाइसिन। अगर एरिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं तो उससे सीरम डिजॉक्सिन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा आता है टाइप बी। टाइप बी जो होता है हमारे पास लेस फ्रीक्वेंट होता है, नॉट फॉरिसिबल होता है, नॉट डोज डिपेंडेंट होता है। सही है। पेशेंट ससेप्टिबल टू प्रेजेंटिंग देम, पेशेंट क्या होता है, ससेप्टिबल होता है कि वो प्रेजेंट कर सके। इनटॉलरेंस एडवर्स इफेक्ट एट सब थेराप्यूटिक डोज, ये हमारे पास क्या होता है, ये सब थेराप्यूटिक डोज से क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। टेटनस विद द एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड टैबलेट, ये टेटनस हो सकता है किसके साथ, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड की टैबलेट के साथ। आइडियोसिनक्रेसी होता है इसके अंदर के फार्माकोजेनेटिक, यानी अफेक्ट नॉट एट्रीब्यूट टू द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसके अंदर कोई भी फार्माकोलॉजिकल और कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। ये हमारे पास क्या होता है, आइडियोसिनक्रेसी होता है, यानी इनीमिया इन द पेशेंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी आफ्टर द यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ड्रग, यानी अगर कोई पेशेंट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करता है तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। किसके अंदर, एनीमिया के पेशेंट के अंदर। इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है कि एलर्जिक रिएक्शन जो है वो इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन हो, जैसे कि एनाफिलैक्सिस हो रहा है टू अमोक्सिसिलिन। अगर कोई पेशेंट अमोक्सिसिलिन ले रहा है तो उसे एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास, एलर्जिक या इम्यूनोलॉजिकल। टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर टाइप ए जो है उसे हम ऑगमेंटेड बोलते हैं या डोज रिलेटेड बोलते हैं, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है बाय एंटी डायबिटिक। अगर कोई पेशेंट एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है तो उससे क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। टाइप बी या बेजेरी इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो कि लिंसोलिड इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। सही है। अगर कोई पेशेंट लिंसोलिड ले रहा है तो उससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। मिथाइल डोपा ले रहा है तो उससे क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया होगा। टाइप सी हमारे पास क्रॉनिक है जो कि हमारे पास, जिससे हमारे पास क्या होता है कि स्टेरॉयड इंड्यूस ऑस्टियोप्रोसिस होगा कि अगर कोई बंदा स्टेरॉयड ले रहा है। टाइप डी जो है वो हमारे पास डिलेड रिएक्शन होता है, यानी एंटी साइकोटिक इंड्यूस टार्डेटिव डिस्काइनेजिया। अगर किसी पेशेंट को टार्डेटिव डिस्काइनेजिया हो रहा है किसके साथ, एंटी साइकोटिक के साथ, तो वो हमारे पास कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर जाएगा, टाइप डी के अंदर। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि टाइप ए होता है, टाइप बी होता है, टाइप सी होता है, टाइप डी होता है। सही है। और टाइप ई होता है। इनकी आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कि टाइप ए के अंदर क्या होता है, टाइप सी के अंदर क्या है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि टाइप ए क्लासिफिकेशन, ए एंड बी क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द रिएक्शन दैट परसिस्ट फॉर रिलेटिवली लॉन्ग टाइम। जैसे कि हमारे पास टाइप सी है जो कि कंटिन्यूअस है, सच एज लंग्स फिब्रोसिस हो सकता है किसके साथ, मिथोट्रिक्सेट के साथ। दोज मे बी रिलेटेड आफ्टर द ड्रग एक्सपोजर, या हमारे पास ड्रग एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है और जो रिएक्शन है वो डिलेड है। जैसे कि हमारे पास हेपेटाइटिस हो सकता है किसके साथ, फ्लूक्लोक्सासिलिन के साथ।
सही है, अगर हम इसके ड्रग को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं तो सही है। या हमारे पास एंड ऑफ द यूज़ रिएक्शन, यानी अगर आपने किसी भी मेडिसिन को स्टॉप कर दिया है, एंड कर दिया है, तो उससे हमारे पास क्या हो सकता है, टाइप ई रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी भी मेडिसिन, जैसे कि डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम विद द एंटी डिप्रेसेंट, अगर कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट स्टॉप करता है तो उससे क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हो सकता है। दूसरी क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे है हमारे पास DOTS, यानी डोज रिलेटेड टाइम रिलेटेड, जो है हमारे पास क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, जो कि हमारे पास मोर ससेप्टेबल होता है किसके अंदर, डिवेलपिंग अ साइड इफेक्ट। अब हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर कोई हो रहा है किसी भी ड्रग से, तो हम उसे रिपोर्ट कैसे करते हैं। हम फार्माकोविजिलेंस से ये मॉनिटर तो कर रहे हैं कि कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हम उसे रिपोर्ट कैसे करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हमारे पास एक इदारा है जिसे हम क्या नाम देते हैं, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि हमारे पास कहाँ पे है, स्वीडन के अंदर है। इसने पाकिस्तान के अंदर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैब जिसे हम बोलते हैं, इस्लामाबाद के अंदर है, 2012 के अंदर क्या हुई, डेवलप हुई। इसने क्या किया, हमारे पास नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर की बुनियाद रखी 2017 के अंदर, जिसके थ्रू हमने पंजाब सेंटर बनाया, इस्लामाबाद सेंटर बनाया, फेडरल इम्यूनाइजेशन ऑपरेशनल सेंटर बनाया, सिंध बलोचिस्तान KPK गिलगित बल्तिस्तान सेंटर नॉट ऑपरेशनल सेंटर, उसे हम क्या नाम देते हैं, नॉट ऑपरेशनल सेंटर का। ये हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है सेक्शन 41G ऑफ ड्रैप एक्ट 2012। इसके थ्रू हमने क्या किया, फार्माकोविजिलेंस कंडक्ट किया पाकिस्तान के अंदर, सही है। जिससे हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किए रूल्स और गाइडलाइन 22 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के अंदर बाय नेशनल फार्माकोपिया सेंटर, नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर, और नोटिफाई करवाया SRO को बाय एक्ट 541 2022। इस सर्वे के मुताबिक जो 62% फिजिशियन हैं, 54.8 नर्सेज और 43.2 जो फार्मासिस्ट हैं, उन्हें नहीं पता कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है और एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस है किसकी, ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। उसके बाद हमारे पास नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर ने 7 मई 2024 को एक और सर्वे कंडक्ट किया, जिसके नतीजे में हमारे पास 50,259 रिपोर्ट्स सामने आए, जिसके अंदर हमने क्या किया कि इतने एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हुए, रिपोर्ट हुए अलग अलग सिटीज़ से, कि हमारे पास पंजाब सेंटर के अंदर इतने आए, इस्लामाबाद सेंटर के अंदर इतने आए, फेडरल के अंदर इतने आए, मोबाइल ऐप के थ्रू इतने आए, फार्मा कंपनीज़ के थ्रू इतने आए, और सेफ्टी अलर्ट के थ्रू इतने आए, जिसके अंदर हमारे पास 36,609 जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुए वो ट्रांसफ़र हुए किसके अंदर, किसको, WHO को। हम कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है तो उसे रिपोर्ट कैसे करते हैं, रिपोर्ट जो होगी शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड होगी, सही है। जो रिपोर्ट आप करोगे वो स्टैंडर्डाइज होगी, किसके ऊपर, एडवर्स रिपोर्टिंग फॉर्म के ऊपर। हम फुली फिल्ड करेंगे किसको, एडवर्स रिपोर्टिंग फॉर्म को, और हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हुआ है। यूज़ करेंगे सेपरेट फॉर्म, यूज़ करेंगे सेपरेट पेशेंट के लिए, और फिल करेंगे विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। द कंप्लीटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म जो होगा वो सबमिट करेंगे नियर एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर के अंदर, या नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के अंदर। व्हाट टू रिपोर्ट, हम उसके अंदर रिपोर्ट क्या करते हैं, हम उसके अंदर सीरियस स्पॉन्टेनियस सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन करते हैं, जिसके साथ थेराप्यूटिक गुड्स भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है और उसका क्या सीरियस स्पॉन्टेनियस सस्पेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स इवेंट आ रहा है। नॉन सीरियस स्पॉन्टेनियस सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करते हैं विद थेराप्यूटिक गुड। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी किसी भी वैक्सीन से कोई इफेक्ट हो रहा है तो उसे रिपोर्ट करेंगे। लेक ऑफ थेराप्यूटिक एफिकेसी हो रही है इन केस ऑफ वैक्सीन, एंटीबायोटिक, कॉन्ट्रासेप्टिव या मेडिकल के थ्रू, तो उसे भी हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। एडवर्स इवेंट्स विद द क्वालिटी प्रॉब्लम, अगर कोई हो रहा है तो उससे भी हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अगर किसी भी ड्रग का ओवरडोज दे दिया है, किसी भी ड्रग का अब्यूज़, मिसयूज़, ऑफ लेबल यूज़ हुआ है, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हुआ है, या मेडिकेशन एरर हुआ है किसी भी थेराप्यूटिक गुड्स का, और उससे के नतीजे में हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया है, तो उसे भी हमने क्या करना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कब करते हैं, जर्नल प्रैक्टिस ये होती है कि कोई भी अगर सीरियस एडवर्स इवेंट हो रहा है तो उसे विद इन 15 डेज़ क्या करें, रिपोर्ट करें। नॉन सीरियस एडवर्स इवेंट्स को हम हर मंथ क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे।
ये नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर क्या करता है, अप्रिशिएट करता है अगर इस टाइमलाइन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एडवर्स इवेंट्स को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर रिपोर्टिंग, अगर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड के अंदर जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की टीम है, डेंटल, फार्मेसी, जितने भी हैं जो कि भी हमारे पास मेडिसिन को सप्लाई करते हैं, बनाते हैं, परचेजिंग, टेक्नोलॉजी वाले जितने भी हैं, ये सब हमारे पास एडवर्स इवेंट्स और मेडिकेशन एरर को रिपोर्ट करना चाहिए इन्हें। अगर ये नहीं करते तो उसकी वजह क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज है, उनको इतना इल्म नहीं है, या बिजी शेड्यूल हो सकता है किसका, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, या फेयर हो सकता है अकाउंटेबिलिटी का कि उनकी जॉब ना चली जाए। सही है कि अगर वो किसी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है और उधर वो कोई केस रिपोर्ट करता है तो उससे उसकी जॉब ना चली जाए। सही है, it is a misconception part of the healthcare professional that adverse events is caused by, या ये भी हो सकता है कि वो बंदा इसलिए रिपोर्ट नहीं कर सकता कि वो जो इवेंट हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है कि उसको अगर वो रिपोर्ट करता है तो उससे उसकी जॉब ना चली जाए। हो सकता है कि पेशेंट के ऊपर बर्डन था जिससे उसने क्या दे दी, पेशेंट को ज़्यादा डोज दे दी, ज़्यादा डोज दी तो ज़्यादा एडवर्स इवेंट आया जिससे उसने रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर काम तो उसने किया है, अगर वो रिपोर्ट करेगा तो हो सकता है कि उसकी जॉब चली जाए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं जब हम एक फॉर्म फिल करते हैं? पेशेंट की एज, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और वेट ऑफ पेशेंट आएगा। थेराप्यूटिक गुड्स यानी जो चीज़ हम किस ड्रग की वजह से आया है उसका नेम लिखेंगे, मैन्युफैक्चरर का नेम लिखेंगे, स्टार्ट और एंड डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखेंगे, इंडिकेशन, डोजेज, रूट वगैरह सब लिखेंगे। डिटेल ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कि उसे रिएक्शन क्या हुआ है, ड्यूरेशन कितना था, सीरियस था कि नॉन सीरियस था, तो उसका आउटकम क्या है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखेंगे कि उस पेशेंट को पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या थी उसकी और करंट क्या है, उसे कोई एलर्जिक हिस्ट्री तो नहीं है। और रिपोर्टर की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जिसके अंदर जो रिपोर्टर है वो अपना नाम लिखेगा, क्वालिफिकेशन, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और मेलिंग एड्रेस उसके अंदर लिखेगा। हम इसे रिपोर्ट कैसे करते हैं? कोई भी नर्स या कोई भी फिजिशियन, फार्मासिस्ट से रिपोर्ट कर सकता है मेड विजिलेंस सिस्टम के थ्रू। सही है, या हमारे पास npc@draw.p के आता है, वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप क्या करते हैं, ड्रैप की वेबसाइट खोल के वहाँ पे भी एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का फॉर्म है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़ ऑफ मेडिकेशन यानी उसकी सारी चीज़ें लिखेंगे, पेशेंट का वेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिख के, और उधर हम अपना जो नाम वगैरह होगा सब कुछ लिख के सबमिट करते हैं। सही है, मेड विजिलेंस रिपोर्टिंग सिस्टम हम इसे बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट जो मेडिकेशन है उसके बारे में लिखेंगे, उसकी डोजेज के बारे में लिखेंगे, स्टार्ट डेट कब थी, एंड डेट कब थी, ये लिखेंगे। कॉन्टैक्ट की डिटेल यानी जो बंदा है वो अगर दे रहा है तो उस बंदे की डिटेल के बारे में आएगा, उस बंदे का ईमेल, फैमिली, टेलीफोन नंबर, प्रोफेशन क्या है उसका, वो सब लिखेगा। सही है, और ये हमारे पास क्या है, मोबाइल ऐप के थ्रू अगर हम करते हैं तो मोबाइल ऐप के अंदर हम कैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करते हैं। ये हम अगर मैनुअली रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, येलो फॉर्म आता है। इस येलो फॉर्म के अंदर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, ड्रग की इन्फॉर्मेशन, जो क्लेम कर रहा है कि ये एडवर्स ड्रग इवेंट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट के अंदर क्या इवेंट आया है, सीरियस था, कैसा था, उस सारे इवेंट्स को हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं बाय मैनुअली। सही है, थैंक यू सो मच।